दोस्तों, आज मैं आपको एक हॉरर मूवी के बारे में बताने जा रहा हूं जो 2023 में आई थी और जिसका नाम है द एग्जॉर्सिस्ट बिलीवर। ये मूवी उस फेमस 1973 की एग्जॉर्सिस्ट मूवी का सीक्वल है जो शायद आपने सुनी होगी। तो चलो इस डरावनी कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लो और बेल आइकन दबाना हरगिज ना भूलना ताकि आने वाली हर अपडेट आप तक बआसानी मिलती रहे। कहानी की शुरुआत होती है हेटी से, जहां विक्टर फील्डिंग अपनी प्रेग्नेंट बीवी सोरेन के साथ अपने हनीमून पे गया हुआ है। विक्टर एक फोटोग्राफर है और दोनों बहुत खुश हैं कि उनके घर में जल्द ही एक नया मेंबर आने वाला है। लेकिन खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। अचानक हेटी में एक जबरदस्त अर्थक्वेक आ जाता है। ये रियल हिस्टोरिकल अर्थक्वेक है जो 2010 में आया था और जिसमें बहुत डिस्ट्रक्शन हुआ था। इस अर्थक्वेक में सोरेन को बहुत सीरियस इंजरीज हो जाती हैं। वो हॉस्पिटल में है और डॉक्टर्स विक्टर को एक बहुत ही मुश्किल डिसीजन लेने को कहते हैं। वो कहते हैं कि मेडिकल सिचुएशन इतनी क्रिटिकल है कि वो सिर्फ एक ही जिंदगी बचा सकते हैं, या तो उसकी बीवी की या फिर उनके अनबॉर्न बेबी की। ये सूफीज चॉइस जैसी सिचुएशन बन जाती है। विक्टर को फैसला करना है कि अपनी बीवी को बचा ले या अपनी होने वाली बेटी को। विक्टर अपनी बीवी को बचाने का फैसला करता है क्योंकि वो उसे बहुत प्यार करता है और उसके बिना अपनी जिंदगी नहीं सोच सकता। लेकिन फेट ने कुछ और ही सोचा हुआ था। मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस की वजह से सोरेन मर जाती है और उसका बेबी एंजेला बच जाता है। ये विक्टर के लिए एक लाइफ लॉन्ग गिल्ट बन जाता है कि उसने अपनी बीवी को बचाने की कोशिश की, लेकिन वो ना अपनी बीवी को बचा पाया, ना अपनी चॉइस का कंट्रोल उसके हाथ में रहा। कहानी 13 साल आगे जंप करती है। अब एंजेला एक 13 साल की टीनेजर बन चुकी है और विक्टर उसे अकेले रेज कर रहा है। विक्टर ने अपना फेथ खो दिया है उस अर्थक्वेक के बाद। वो अब गॉड में बिलीव नहीं करता क्योंकि उसके साथ जो हुआ उससे वो कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाया। एंजेला अपने मरहुमा माँ के बारे में बहुत क्यूरियस है क्योंकि उसने कभी अपनी माँ को देखा नहीं। विक्टर उसे स्टोरीज बताता है अपनी बीवी के बारे में, लेकिन एंजेला को यह फीलिंग है कि एक कनेक्शन मिसिंग है। एंजेला की बेस्ट फ्रेंड है कैथरीन, जो एक डिवाउट बैप्टिस्ट फैमिली से बिलोंग करती है। कैथरीन के पेरेंट्स टोनी और मिरांडा बहुत रिलीजियस हैं और चर्च रेगुलरली जाते हैं। एक दिन एंजेला और कैथरीन स्कूल के बाद जंगल में जाने का प्लान बनाती हैं। एंजेला को अपनी माँ से कनेक्ट करना है, उससे बात करनी है, तो दोनों लड़कियां जंगल में जाके एक तरह का सेऑन्स करने का डिसाइड करती हैं। वो माँ की रूह को बुलाना चाहती हैं, लेकिन ये इनोसेंट सी रिचुअल बहुत डेंजरस चीज बन जाती है। दोनों लड़कियां जंगल में गायब हो जाती हैं। विक्टर और कैथरीन के पेरेंट्स बहुत परेशान हो जाते हैं। पुलिस सर्च पार्टीज भेजती है, वॉलंटियर्स एरिया कोम करते हैं, लेकिन लड़कियों का कोई पता नहीं चलता। 3 दिन गुजर जाते हैं और कोई ट्रेस नहीं मिलता। सब लोग सोच रहे हैं कि शायद कुछ बहुत बुरा हो गया। फिर 3 दिन बाद एक फार्मर का बेटा अपने बान में दोनों लड़कियों को डिस्कवर करता है। वो वहां हडल्ड होके बैठी होती हैं, उनके कपड़े गंदे हैं, उनके पांव बैर हैं और उन पे इंजरीज हैं। उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है। डॉक्टर्स देखते हैं कि फिजिकली तो कुछ ज्यादा बुरा नहीं हुआ, बस जो इंजरीज एक्सपेक्ट की जा सकती हैं अगर कोई 30 माइल्स बेयर फुट चल के आए। लेकिन कुछ तो ऑफ है इन दोनों लड़कियों के साथ। जब उनसे पूछा जाता है कि क्या हुआ था, तो दोनों को कुछ याद ही नहीं। उन्हें लगता है वो बस कुछ आवर्स ही गई थी। उन्हें ये बिलीव नहीं होता कि 3 पूरे दिन गुजर गए। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा कंसर्निंग है वो है उनका बिहेवियर। घर आने के बाद दोनों लड़कियां बिल्कुल नॉर्मल नहीं लग रही हैं। कुछ तो बदल गया है उनमें। एंजेला और कैथरीन दोनों ही बहुत स्ट्रेंज हरकतें करने लगती हैं। वो अपने पेरेंट्स से रूड हो जाती हैं, कभी बहुत डर जाती हैं, कभी बहुत एग्रेसिव। एंजेला के बिस्तर पे यूरिन के दाग मिलते हैं, जैसे वो अपने आप पे कंट्रोल खो रही हो। दोनों की बॉडी पे नए वूंड्स आते हैं जिनकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। सबसे क्रीपी बात यह है कि उनके नेल्स अपनी जगह से निकल रहे हैं, जैसे कोई अंदर से उन्हें खींच रहा हो। विक्टर की नेबर एन है, जो एक नर्स है और पहले नन बनने की ट्रेनिंग ले रही थी, लेकिन कुछ रीजन से वो छोड़ दी। वो एंजेला को देखती है और उससे बहुत कंसर्न होती है। एक दिन जब एंजेला हॉस्पिटल में है, वो एन को कुछ ऐसी बातें बता देती है जो सिर्फ एन ही जानती थी, उसके पास्ट की कुछ डार्क सीक्रेट्स। ये चीजें पब्लिकली किसी को पता नहीं है। एन को तुरंत समझ आ जाता है कि ये कोई नॉर्मल साइकेट्रिक प्रॉब्लम नहीं है, ये डिमोनिक पोजेशन है। एन विक्टर को बताती है कि उसकी बेटी पोजेस्ड है, लेकिन विक्टर ये सब नहीं मानता। वो कहता है ये सब सुपरस्टिशन है, मेडिकल एक्सप्लेनेशन होगा इस सब का। लेकिन जैसे जैसे एंजेला और कैथरीन की हालत बिगड़ती जाती है, सबको ये एक्सेप्ट करना पड़ता है कि कुछ सुपर नेचुरल हो रहा है। दोनों लड़कियां एक जैसी हरकतें कर रही हैं, एक ही वक्त पे, जैसे एक ही एंटिटी दोनों को कंट्रोल कर रही हो। एन विक्टर को एक बुक देती है जो क्रिस मैकनील ने लिखी थी। क्रिस मैकनील वो औरत है जिसकी बेटी रीगन 50 साल पहले पोजेस्ड हुई थी। ये वही ओरिजिनल एग्जॉर्सिस्ट मूवी की कहानी है। क्रिस ने एक मेमोयर लिखी है अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में, और वो दुनिया भर में एग्जॉर्सिज्म टेक्निक स्टडी करती रही है। विक्टर डेस्परेटली क्रिस से मिलने जाता है मदद के लिए। क्रिस अब बहुत ओल्ड हो चुकी है, लेकिन अब भी शार्प और एक्सपीरियंस्ड है। वो विक्टर से मिलती है और उसकी कहानी सुनती है। क्रिस समझती है ये सब क्योंकि उसने ये सब पहले देखा है अपनी बेटी के साथ। वो अग्री करती है कि वो एंजेला और कैथरीन को देखेगी,
लेकिन क्रिस का अपना दर्द भी है। उसकी बेटी रीगन ने उसे माफ नहीं किया कि उसने उनकी स्टोरी पे बुक लिखी। रीगन हाइडिंग में चली गई और क्रिस को नहीं पता उसकी बेटी कहाँ है। ये उसके दिल में एक परमानेंट घाव है। क्रिस कैथरीन को देखने जाती है और वो एक डिलीवरेंस रिचुअल परफॉर्म करने लगती है, लेकिन डीमन इतनी आसानी से नहीं जाने वाला। पोजेस्ड कैथरीन अचानक वायलेंट हो जाती है और वो एक क्रूसिफिक्स उठा के क्रिस की दोनों आंखों में घुसा देती है। क्रिस की आंखें अंधी धुंध हो जाती हैं और वो बहुत इंजर्ड हो जाती है। ये डीमन इतना पावरफुल है कि वो क्रिस जैसी एक्सपीरियंस्ड पर्सन को भी हर्ट कर सकता है। अब सिचुएशन और भी डेस्परेट हो जाती है। कैथरीन के पेरेंट्स चर्च से हेल्प मांगते हैं प्रॉपर एग्जॉर्सिज्म के लिए, लेकिन लोकल डायसीज परमिशन नहीं देता। चर्च अथॉरिटीज कहती हैं कि ये साइकेट्रिक प्रॉब्लम है और लड़कियों को थेरेपी चाहिए, एग्जॉर्सिज्म नहीं। ये एक कॉमन थीम है कि इंस्टीट्यूशंस को सुपरनैचुरल चीजें एक्सेप्ट करना मुश्किल लगता है, लेकिन फादर मैडक्स जो लोकल प्रीस्ट है वो पर्सनली बिलीव करता है कि ये रियल पोजेशन है। वो ऑफिशियली तो एग्जॉर्सिज्म नहीं कर सकता क्योंकि उसे एक्सकम्युनिकेशन का डर है, लेकिन वो सीक्रेटली हेल्प करना चाहता है। क्रिस हॉस्पिटल में इंजर्ड है तो वो विक्टर को एक सजेशन देती है, डिफरेंट रिलीजन्स और स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस को साथ लाओ, सिर्फ कैथोलिक वे ही जरूरी नहीं, सबकी प्रेयर्स मिल के काम कर सकती हैं। विक्टर तो खुद कोई बिलीवर नहीं है, लेकिन अपनी बेटी के लिए वो सब कुछ करने को तैयार है। वो लोग इकट्ठे करते हैं एक्सोर्सिज्म के लिए। कैथरीन के बैप्टिस्ट पास्टर डॉन रेवंस आता है, स्टुअर्ट जो एक पेंटेकोस्टल प्रीचर है वो आता है, एन जो कैथोलिक ट्रेनिंग से आई है वो भी है, और एक रूट डॉक्टर बी हाइव भी बुलाई जाती है जो अफ्रीकन स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस फॉलो करती है। ये एक मल्टी फेथ एक्सोर्सिज्म होने वाला है। विक्टर अपने घर पे सब तैयारी करती है। दोनों लड़कियों को वहां लाया जाता है। वो दोनों अब पूरी तरह से डीमन के कंट्रोल में है। उनकी आवाजें बदल चुकी हैं, उनका बिहेवियर बिल्कुल इनह्यूमन है। जब एक्सोर्सिज्म शुरू होता है तो सिचुएशन और भी हॉरिफाइंग हो जाती है। दोनों लड़कियां लेविटेट करती हैं, उनके मुंह से अजीब आवाजें आती हैं, वो लोग की सीक्रेट बातें बताती हैं जिनसे सबको हर्ट हो। डीमन विक्टर को टॉन्ट करता है उसके पास्ट के बारे में। वो सबके सामने रिवील करता है कि हेटी में विक्टर ने अपनी बीवी को बचाने की कोशिश की थी, अपनी बेटी को नहीं। ये सीक्रेट विक्टर ने कभी किसी को नहीं बताया था और ये उसके लिए बहुत पेनफुल है। डीमन इस गिल्ट को यूज करके विक्टर को इमोशनली टॉर्चर करता है। एक्सोर्सिज्म में सब लोग अपनी अपनी प्रेयर्स पढ़ते हैं, होली वाटर डाला जाता है, रिलीजियस सिंबल्स यूज किए जाते हैं, वर्सेस पढ़े जाते हैं डिफरेंट स्क्रिप्चर्स से, लेकिन डीमन इतनी आसानी से नहीं जा रहा। वो बहुत पावरफुल है और लड़कियों को अपनी ग्रिप में रखे हुए हैं। टेंशन बिल्कुल पीक पे पहुंच जाती है जब फादर मैडिक्स देर से सेरेमनी में आता है। वो अपने डर को पीछे छोड़ के लड़कियों की मदद करने आया है, लेकिन जैसे ही फादर मैडिक्स प्रेयर शुरू करता है, डीमन एक हॉरिफाइंग चीज करती है। वो फादर मैडिक्स का सर 180 डिग्रीज घुमा देता है उसकी नेक पे। ये ओरिजिनल एक्सोर्सिस्ट मूवी का एक आइकॉनिक सीन का रेफरेंस है। फादर मैडिक्स इंस्टेंटली मर जाता है। ये देख के सबको बहुत शॉक लगता है और डर आ जाता है कि अब क्या होगा। फिर डीमन सबसे क्रूअल गेम खेलता है। वो पेरेंट्स को कहता है कि तुम्हें चूज करना होगा, एक लड़की बचेगी, एक मरेगी। विक्टर और कैथरीन के पेरेंट्स मिरांडा और टोनी दोनों हॉरिफाइड है। कोई भी अपने बच्चे को सैक्रिफाइस नहीं करना चाहता। दोनों लड़कियां भी पोजेस्ड स्टेट में अपने पेरेंट्स से बेग करती हैं कि उन्हें चूज करो। ये एक इम्पॉसिबल चॉइस है। विक्टर और मिरांडा दोनों ये डिसीजन नहीं ले सकते, वो बिल्कुल फ्रोजन है। लेकिन फिर कैथरीन के फादर टोनी, जो पूरी मूवी में थोड़ा कंट्रोलिंग और स्ट्रिक्ट कैरेक्टर रहा है, वो डेस्परेटली चिल्लाता है कि वो अपनी बेटी कैथरीन को चूज करता है। वो कहता है बचाओ कैथरीन को। ये डिसीजन वो गिल्ट और डेस्परेशन में ले लेता है। डीमन के चेहरे पे एक ईविल स्माइल आ जाती है, क्योंकि डीमन ने ये नहीं कहा था कि जो चूज करोगे वो बचेगी। डीमन ने कहा था चूज करो और जिन्हें चूज करोगे वो सैक्रिफाइस होंगे। ये डीमन की डिसीटफुल नेचर है। एंजेला अचानक हवा में फ्लोट करने लगती है और फिर कोलैप्स हो जाती है जमीन पे। उसकी हार्ट बीट रुक जाती है, लेकिन कैथरीन नॉर्मल दिखने लगती है, जैसे डीमन निकल गया हो उससे। सबको लगता है कि टोनी की चॉइस की वजह से एंजेला मर गई, लेकिन फिर ट्विस्ट आता है। एंजेला की सांसें वापस आने लगती हैं। वो जिंदा है, लेकिन कैथरीन अचानक कन्वल्स करती है और फ्लैटलाइन हो जाती है। मेडिकल हेल्प की कोशिश होती है, लेकिन कैथरीन मर जाती है। डीमन ने टोनी को चीट किया, उसने जो चूज किया वो ही मर गई। ये एंडिंग बहुत ट्रैजिक है। टोनी और मिरांडा डेविस्टेटेड है कि उनकी बेटी चली गई। टोनी को ये गिल्ट हमेशा रहेगा कि उसकी चॉइस की वजह से कैथरीन मर गई, लेकिन एक्चुअली डीमन को सिर्फ एक एक्सक्यूज चाहिए था एक लड़की को ले जाने का। विक्टर को अपनी बेटी एंजेला वापस मिल जाती है। वो उसे अपनी बीवी का स्कार्फ से कवर करता है, वही स्कार्फ जो सुरेन ने एंजेला को हेटी में प्रोटेक्टिव ब्लेसिंग देते वक्त यूज किया था। विक्टर एंजेला को कहता है कि वो कितना प्यार करता है उससे, कि वो हमेशा उसके साथ रहना चाहता है।
जाता था कि वो कभी उससे खो नहीं सकते। ये इमोशनल मोमेंट है और इस अनकंडीशनल लव की पावर से एंजेला डीमन के ग्रिप से बाहर आ जाती है। विक्टर का फेथ रिस्टोर हो जाता है, वो बिलीवर बन जाता है, लेकिन कैथरीन का फैमिली को सिर्फ दर्द और लॉस मिला। मूवी का लास्ट सीन हॉस्पिटल में होता है, जहां क्रिस मैकनील अपनी ब्लाइंडनेस से रिकवर कर रही है। उसकी आंखें बैंडेज्ड है और वो अकेली अपने रूम में है। अचानक कोई उसके रूम में आता है। क्रिस पूछती है कि विक्टर है क्या, लेकिन आवाज आती है, नो मॉम, इट्स मी। ये रीगन है, क्रिस की बेटी, जो लिंडम ब्लेयर ने प्ले किया है ओरिजिनल मूवी में। रेगन अपनी माँ के पास आती है और उसका हाथ पकड़ती है। ये बहुत इमोशनल रियूनियन है। रेगन सालों बाद वापस आई है अपनी माँ के पास। शायद जो कुछ भी हुआ, इस सुपरनैचुरल इवेंट ने रेगन को फील कराया कि उसकी माँ को उसकी जरूरत है। क्रिस और रेगन का ये रियूनियन एक क्लोजर देता है उनकी कहानी को। मूवी यहाँ खत्म होती है। एंजेला स्कूल वापस जाती है, लेकिन उसकी बेस्ट फ्रेंड कैथरीन अब नहीं है, उसकी जगह खाली है। एंजेला को ये गिल्ट हमेशा रहेगा कि उनकी इनोसेंट सी रिचुअल की वजह से कैथरीन की जान चली गई। विक्टर अपनी बेटी के साथ है, लेकिन वो भी ट्रॉमेटाइज्ड है सब कुछ देखे। कैथरीन के पेरेंट्स टोनी और मिरांडा को अपनी बेटी का लॉस झेलना है, और टोनी को ये गिल्ट कि उसने ही डिसीजन लिया जो कैथरीन की डेथ बन गया। इस मूवी का मैसेज ये है कि फेथ की पावर होती है, लेकिन ये भी दिखाता है कि ईविल बहुत रियल है और बहुत पावरफुल। ये भी बताता है कि कभी कभी सच्चाई एक्सेप्ट करना मुश्किल होता है इंस्टीट्यूशंस के लिए। चर्च ने इनिशियली हेल्प नहीं की क्योंकि वो सुपरनैचुरल को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे। ये भी दिखाता है कि डिफरेंट फेथ्स मिलके भी काम कर सकते हैं एक कॉमन गोल के लिए। लेकिन सबसे बड़ा थीम है पेरेंटिंग और सैक्रिफाइस। विक्टर ने अपनी बेटी के लिए अपने सारे डाउट्स और एथीज्म को साइड पे रखा और जो भी करना पड़ा वो किया। टोनी ने भी अपनी बेटी को बचाने की डेस्परेट कोशिश की, लेकिन डीमन ने उसे चीट किया। क्रिस मैकनील ने अपनी बेटी को खो दिया था क्योंकि उसने उनकी स्टोरी पब्लिक की, लेकिन एंड में वो रिकंसाइल कर दी है। मूवी क्रिटिक्स को ये फिल्म ज्यादा पसंद नहीं आई। कहते हैं कि ये ओरिजिनल के लेवल की नहीं है, कि स्केयर्स कम है, कि काफी प्रेडिक्टेबल है। लेकिन ऑडियंसेस का रिस्पॉन्स थोड़ा मिक्स था। कुछ लोगों को पसंद आई, कुछ को नहीं। बॉक्स ऑफिस पे भी ये एक्सपेक्टेड से कम परफॉर्म की। ओवरऑल द एग्जॉर्सिस्ट बिलीवर एक लेगेसी सीक्वल है जो ओरिजिनल फिल्म के 50 साल बाद आई। ये ट्राई करता है कि पुराने और नए को ब्लेंड करे, लेकिन फुली सक्सेसफुल नहीं हो पाया। एलन बर्स्टन और लिंडा ब्लेयर का वापस आना फैंस के लिए स्पेशल था, लेकिन उनका यूज लिमिटेड था। ये मूवी प्लान्ड ट्रिलॉजी का पहला पार्ट है और अगली मूवी द एग्जॉर्सिस्ट डिसीवर 2025 में आनी थी ओरिजिनली, लेकिन इस फिल्म के मिक्स्ड रिस्पॉन्स के बाद प्लान्स चेंज हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी द एग्जॉर्सिस्ट बिलीवर की कहानी। एक ट्रेजेडी है एक फैमिली के लिए जो अपनी बेटी खो देती है, और एक रिडेम्पशन है दूसरी फैमिली के लिए जो अपनी बेटी वापस पाती है। अगर आपको हॉरर और पोजेशन की मूवीज पसंद हैं तो ये देखनी चाहिए, लेकिन एक्सपेक्टेशंस ज्यादा हाई मत रखना। उम्मीद है आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ आई होगी।